दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल द वन स्टेप विद मी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बीपीएससी 65वीं संयुक्त परीक्षा जो हुई थी 15/10/2019 को, इस प्रैक्टिस सेट में हम इसको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले देखें तो आप इसमें एक बार देख लीजिए किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, इतिहास से 26 प्रश्न थे और बिहार विशेष से 26 प्रश्न, भारतीय राज्य व्यवस्था से एवं संविधान से 8 प्रश्न और भूगोल से 13 प्रश्न, अर्थव्यवस्था से 10 प्रश्न और विज्ञान से 30 प्रश्न और समसामयिकी से 27 प्रश्न और गणित के 10 प्रश्न एज यूजुअल, जैसा कि आपको पता है। अब इस बार इस एग्ज़ाम के थोड़ा सा कटअप को देख लेते हैं, जो आपके इससे सामने में दिखाया जा रहा है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका कटअप जो है क्या रहा था प्रीवियस ईयर, जो कि 19 में हुआ था। अब देख लेंगे इसमें क्वेश्चन किस किस तरह के पूछे गए थे और हर सब्जेक्ट वाइज इसमें क्वेश्चन का संकलन किया गया है। तो आपको आसानी होगी समझने में कि किस सेक्शन से किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं और एक साथ सारे क्वेश्चन का जो है संकलन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ देख लेते हैं पहला क्वेश्चन जो दोस्तों आपको दिया हुआ है, भारत इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है? भारत और इतिहास जो कि प्राचीन इतिहास से संबंधित है। तो दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको कह रहा है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। जो पहला सेक्शन जो है, इसमें भारतीय इतिहास का जो है प्राचीन भारत के जो क्वेश्चन है वो इसमें दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन में दोस्तों कह रहा है कि अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो ये जो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर ई क्यों होगा। इस क्वेश्चन के अनुसार जो है, गुप्त काल का प्रसिद्ध औषधि के विद्वान जो था धन्वंतरी थे, जो कि विकल्प में दिए गए नामों में नहीं है। केवल सुश्रुत आयुर्वेदाचार्य थे, लेकिन उनका काल लगभग 600 ईसा पूर्व से पहले माना जाता है और सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक या सर्जरी का पितामह भी माना जाता है। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाता है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसमें कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ख्रोष्टी लिपि जो है आपको दाहिने से बाएं की ओर लिखी जाती थी। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, जो कि ताम्रलिप्ति बंदरगाह जो था ये इसका उपयोग किया जाता है। बात करें ताम्रलिप्ति बंदरगाह का, तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित ताम्रलिप्ति शहर के ताम्रलिप्ति बंदरगाह गुप्त काल का प्रमुख बंदरगाह था। तो किस काल का दोस्तों? तो गुप्त काल का। यहाँ से दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापार किया जाता था और पश्चिमी तट के बंदरगाह जो भरूच से पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए किया जाता था। और अगला सेक्शन जो आ रहा दोस्तों, आ रहा भारतीय इतिहास का ही सेक्शन है, जो कि मध्यकालीन भारत से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछा गया वो यहाँ पे एक जगह किया गया। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में इसको देख लेते हैं, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कि जहांगीर। ये आप लोग को बिल्कुल पता ही होगा। अब बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें कह रहा है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कह रहा है, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने के लिए। बात कर ले मनसबदारी प्रथा की, तो एक सैन्य एवं प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसे अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया था। मनसबदारी व्यवस्था मंगोलों के दशमलव पद्धति पर आधारित थी। मनसब से तात्पर्य पद से था और मनसबदारी व्यवस्था का संबंध सैन्य प्रशासन से ही था। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 7 की। तो इसमें कह रहा, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो ये पता ही होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी में जो शिवाजी दिया गया, इन्हीं के द्वारा अष्टप्रधान का गठन किया गया था।
जबकि अष्टप्रधान के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक प्रशासनिक सलाहकारी परिषद या मंत्री परिषद होता था, जिसमें सबसे प्रमुख जो होता है वो पेशवा होता था। पेशवा जो था वो सर्वोच्च अधिकारी होता था और अमात्य राजस्व मंत्री या अर्थ मंत्री कहलाता था। सुमंत जो इसमें होता था वो आपको विदेश मंत्री कहलाता था और चिटनीस जो था वो इसमें राजकीय पत्र व्यवहारक के रूप में काम करता था और सेनापति जो इसमें होता था वो सेना का प्रधान कहलाता था। न्यायाधीश जो होता था वो मुख्य न्यायाधीश होता था। पंडित राव धार्मिक सलाहकार होता था और इसमें वकायनविस जो होता था वो गृह मंत्री या गुप्तचर मंत्री कहलाता था। बात कर रहे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो इसमें कह रहा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन की बात कर लें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है पुर्तगाली करता था। इसके बाद आता है इतिहास में आधुनिक इतिहास जो होता है, आधुनिक भारत से किस किस क्वेश्चन को किया गया है वो यहाँ पे संकलन किया गया है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 10 में, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की या के प्रथम सत्याग्रह कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे इसका करेक्ट आंसर होगा। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा भारत के राजनीतिक दलों की सहमति के भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने की घोषणा के विरुद्ध 1940 में महात्मा गांधी द्वारा अहिंसात्मक व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था। इस सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रह विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रह की अगर बात कर लें तो वो जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रह जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो इसमें कह रहा है लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको थे लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे और 1905 ईस्वी में कि इसे ब्रिटेन में भारतीय छात्रों के बीच राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। तो याद रखना है कब किया गया था? 1905 में किया गया था लंदन में इंडिया हाउस का स्थापना। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें कह रहा है देसर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सखाराम देवेस्कर, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देसर कथा के बारे में बात कर लें तो एक क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखाराम गणेश देवास्कर द्वारा लिखित एक बांग्ला पुस्तक है। इसका प्रकाशन जो है वो 1904 ईस्वी में हुआ था और इस पुस्तक में गुलामी एवं यातना को चित्रित किया गया है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, इसमें कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ऑप्शन नंबर बी में ए ओ ह्यूम, एनुअल ऑक्टिव ह्यूम जो है वो इनके द्वारा किया गया था 28 दिसंबर 1885 को। बात कर ले रहे हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 इसमें कह रहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, ये किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। बात करें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में तो इसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था और इन्होंने मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में द मराठा समाचार पत्र भी शुरू किया था और 1993 में गणेश उत्सव और 1995 में शिवाजी उत्सव भी गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था शुरुआत, और 1916 में इंडियन होम रूल की स्थापना भी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही किया गया था। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, इसमें कह रहा रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते ही उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। जबकि ब्रिटिश सरकार जो है 1915 में रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि और या सर की उपाधि दी थी। इस उपाधि को उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था तो उसके विरोध में इसे वापस कर दिया था। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में कह रहा है भारत सेवक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जी का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया की स्थापना जो है महाराष्ट्र में गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी और भारत सेवक समाज द्वारा नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता था। महात्मा गांधी इन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
तो इस प्रकार से ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को दिया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी.आर. दास के द्वारा लिखा गया था। सी.आर. दास जो है, इन्हें देशबंधु के नाम से भी जानते हैं हम लोग, और इसका पूरा नाम चित्तरंजन दास है। और असहयोग आंदोलन के पश्चात 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 19 की, जिसमें कहा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना किया गया था, जो कि 24 सितंबर 1873 को हुआ था और गोविंद राणावे फुले ने की थी। और इसका मुख्य उद्देश्य था शूद्र एवं अस्पृश्य जाति के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाना था। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले की ही रचना है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 20 की, इसमें कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रीमती एनी बेसेंट, जो है ऑप्शन नंबर बी में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्वेश्चन नंबर 21 की, इसमें कह रहा है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में किया गया था ठगों का उन्मूलन। बात करें ठग वंशानुगत क्रूर हथियार एवं लुटेरे थे और विलियम बेंटिक के समय ठगों का उन्मूलन किया गया था। ठगों का उन्मूलन कैप्टन सिलीमैन के नेतृत्व में कठोर अभियान चलाकर किया गया था। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका ऑप्शन कैप्टन सिलीमैन हो जाएगा, चेक ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है लॉर्ड लिटन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। लॉर्ड लिटन की बात करें तो 1876 से 1880 के समय अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति का अनुसरण किया था। लिटन के समय द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और लिटन के अफगानिस्तान पर बढ़ते रूसी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए आक्रामक नीति अपनाई थी। साहित्य जगत में लिटन को ओवन मेरिडिथ कहा जाता था। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 23 में, इसमें कह रहा है 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिया हुआ दांडी से प्रारंभ किया गया था, जो कि 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से चले थे और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में कानून तोड़ा था और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 के, इसमें कह रहा है शराबबंदी आंदोलन 1922 में किसके नेतृत्व में आरंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी जो थे उसमें भारत के कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की, तो वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रैयतवाड़ी प्रथा। रैयतवाड़ी प्रथा का शुरुआत जो है दोस्तों 1802 में हुआ था और मद्रास के तत्कालीन गवर्नर जो थॉमस मुनरो था, जो मद्रास, बम्बई और असम में लागू किया था। तो इसके दोस्तों आप MBA कोड याद रख सकते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था के लिए, मद्रास, बम्बई और असम, MBA। इसके तहत किसानों को मालिकाना हक प्रदान किया गया था। वे कंपनी को स्वयं राजस्व देने के लिए उत्तरदायी थे एवं व्यवस्था को भू राजस्व निर्धारण उपज के लिए एक स्थान पर भूमि क्षेत्रफल के आधार पर किया गया था। तो अस्थाई बंदोबस्ती और रैयतवाड़ी बंदोबस्ती और महलवाड़ी, ये तीनों का अगर ईस्वी अगर पूछ ले आपसे तो 1793, 1820 और 1822 आप याद रख लेंगे। इस प्रकार से तीनों का क्रम हो जाता है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 27 की, जो कि रिलेटेड है आपको बिहार विशेष से क्वेश्चन। और इसका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें, कश्मीर की घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, तो दफन है कहाँ पे? तो वो आपको नालंदा में दफन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 28 की, तो इसमें कह रहा है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, पीसफुल बिहार इसका टैगलाइन है।
बात कर लें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटल 12 जिले स्थित हैं। अब अगर 12 जिलों का नाम अगर आपको बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर और लखीसराय। इस तरह से ये 12 जिले जो हैं बिहार में गंगा के किनारे बसे हुए हैं। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 30 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीम बांध जो है बिहार के मुंगेर जिले में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 31, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज जिले में किया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है पश्चिमी चंपारण। अगला क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना में सबसे लंबी है। बात करें क्वेश्चन नंबर अगला जो कि 34 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है शिवहर में है। बात करें 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी जो है वो 10,40,99,452 है। लिंगानुपात जो है वो 918 है और जनसंख्या घनत्व 1106 है और साक्षरता दर जो है 61.80% है और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 71.21% है और महिला साक्षरता दर की बात कर लें तो 51.50% है। बात कर ले अगला क्वेश्चन की जो है क्वेश्चन नंबर 35 की, तो भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महादेव लाल सराफ, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 में, तो इसमें कह रहा है सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, जो कि है राहुल सांकृत्यायन। बात करें क्वेश्चन नंबर 37 की, तो बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है मुरली मोहन प्रसाद। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में है सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, फूलन प्रसाद वर्मा। अगर बात कर लें फूलन प्रसाद वर्मा की, तो 1931 में ये समाजवादी पार्टी का गठन किया और फूलन प्रसाद वर्मा ने ही अपने कुछ सहयोगों के साथ मिलकर ही किया था, जिसमें जयप्रकाश नारायण तथा राहुल सांकृत्यायन जो थे प्रमुख थे। अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के वैचारिक के आधार पर बनाने वाले यह भारत का पहला संगठन था। अखिल भारतीय अंग्रेज सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 17 मई 1934 को की गई थी। इसके सचिव जयप्रकाश नारायण तथा अध्यक्ष जो थे आचार्य नरेंद्र देव बने थे। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39 की, तो इसमें कह रहा है बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 की क्रांति में जो है नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार जो थे कुंवर सिंह के ने ही किया था और ये 80 वर्ष की उम्र में इन्होंने सक्रिय रूप से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी सैन्य गतिविधियों जारी रखी तथा अंत तक अजय रहे। वीर कुंवर सिंह छापामार युद्ध के लिए जाने जाते हैं। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, जिसमें कह रहा है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विद्यानंद जो है इसका किए थे नेतृत्व। बात करें असहयोग आंदोलन के दौरान जो बिहार में कृषक का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। विद्यानंद भागलपुर तथा इसके आसपास के क्षेत्रों के किसानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थे। अंग्रेजी हुकूमत से परेशान होकर जब किसानों ने दरभंगा में दंगा शुरू किया था तो स्वामी विद्यानंद ने इस दंगे में शामिल होकर इसको नेतृत्व प्रदान किया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 41 की, जिसमें कह रहा है आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद। बहुत करेक्ट आंसर और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता होगा। बात करें क्वेश्चन 42 की, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 43 में है डच
ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1632 में इसका स्थापित किया था। और पहली बार पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी 1632 में, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी। और भारत आने वाला पहला डच यात्री कॉर्नेलियन आउटमैन था, जो डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी में वेदरा के युद्ध में हुआ था। तो वेदरा का युद्ध भी याद रखना दोस्तों, डच इंडिया के पतन के रूप में हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की, तो इसमें कह रहा है बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर श्री कृष्ण के द्वारा किया गया था। बात करें क्वेश्चन 45 की, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी रोहतास जो है वो नहीं है। बात करें अगले क्वेश्चन जो कि 46 है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर जो है सी, जो कि 32.11 है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 47 की, जिसमें क्या है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 935, जो कि ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अगला क्वेश्चन 48 में, भारतवर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र का विकास दर क्या थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपको 14.6%। अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कह रहा है वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP क्या था? यह करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4,87,628 करोड़ रुपए। कितना? तो 4,87,628 करोड़ रुपए था। बात कर ले अगला क्वेश्चन जो कि 50 नंबर में है, पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को शपथ दिलाई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माननीय AP शाही जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। इसमें कह रहा है बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों बिहार दिवस? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि है 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया है? तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार, जो कि इसके लिए बिहार बहुत प्रयत्न था, परंतु अभी तक इसको विशेष राज्य का दर्जा जो नहीं मिला है। अब जो दोस्तों आ रहा है वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और इसमें 53वां नंबर का क्वेश्चन जो है वो कह रहा है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। किस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ई हो गया इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। संसदीय प्रणाली लोकतांत्रिक शासन का वह प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका अपनी लोकतांत्रिक वैधता विधायिका से प्राप्त करती है एवं कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधायिका एक दूसरे के पूरक होते हैं और विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है और यह विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार से अगर इसको हम विश्लेषण करें इसका ऑप्शन नंबर जो है ई निकल के आएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर अगला जो कि 54 नंबर में है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्राम पंचायत के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो होता है पटवारी। अगला क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित में से विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बड़े देशों के लिए आदर्श जो है ये सही हो जाएगा, जो कि इसमें कह रहा है कि नहीं है। अब बात कर लें 57 में, आम आदमी पार्टी है तो ये एक राज्य पार्टी है दोस्तों। कैसा है? एक राज्य पार्टी है। बात कर लें क्वेश्चन 58 के, इसमें का निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
उत्प्रेषण को। अब बात करें उत्प्रेषण को, तो उत्प्रेषण रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक विभाग को जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा हो को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। उत्प्रेषण रिट को पोस्टमार्टम के नाम से भी जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा देश के कुल 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है, जिसमें उत्प्रेषण जो है प्रमुख है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है, तो इसका हो जाएगा बी नंबर, जो कि है हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बात कर रहे हैं अब सदस्यों की सर्वाधिक संख्या की, जिसमें कि 68 है, और बात करें हिमाचल प्रदेश में उसमें भी 68 है, और अरुणाचल प्रदेश में 60 है, मणिपुर में 60 है, और मेघालय में भी 60 है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 60 आ जाता है, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यूपीएससी का अध्यक्ष जो है इसमें पहला स्थान पे आएगा निम्नलिखित में से। बात कर लें वरीयता क्रम की, तो पहले जो आते हैं राष्ट्रपति आते हैं, दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति आते हैं, तीसरे पे प्रधानमंत्री, और चौथे स्थान पर राज्यों के राज्यपाल अपने अपने राज्य में, और 5वें नंबर पर आते हैं भूतपूर्व राष्ट्रपति। तो ये क्रम आपको याद रहने चाहिए। बात कर ले रहे हैं अगला सेक्शन जो कि भारत का भूगोल से, इसमें 61वां क्वेश्चन में कह रहा है कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है कार्डमम की पहाड़ियाँ जो है ये कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तरी कोयल। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी कोयल। क्वेश्चन नंबर 63 की बात कर ले रहे हैं, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। अब इससे रिलेटेड बात कर लें तो कानन देवन हिल्स प्लांटेशन जो है जो कि मुन्नार में है, और ग्लेनबर्न टी एस्टेट जो है आपको दार्जिलिंग में है, और नीलगिरी चाय बागान आपको तमिलनाडु में है, और दरंग टी एस्टेट हिमाचल प्रदेश में है, कूच बिहार टी एस्टेट जो है वो कि पश्चिम बंगाल में है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 64 की, तो इसमें कह रहा है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, तो ये आपको हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लें तो 65 में क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, तो ये हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में जो है प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 66 में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है वो जैन धर्म हो जाएगा। बात कर लें इसमें धर्म समूह और साक्षरता दर की, तो जैन धर्म में 86.73% है, मुसलमान जो है 58% साक्षर है, हिंदू 63.60% साक्षर है, और सिख धर्म जो है 67.10% साक्षर है, और बौद्ध धर्म 72% साक्षर है, और ईसाई धर्म जो है 74% साक्षर है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सर्वाधिक साक्षरता कौन है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म, जो कि 86.73% है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 67 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, तो क्या कह रहा है दोस्तों कौन सी जोड़ी जो है सही नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टोडा, जो कि केरल के साथ मिला है, और ये आपको गलत होगा, और यहाँ गलत ही पूछा है तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बात कर रहे हैं विकल्प डी में जो मिलान सही नहीं है, टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं। कहाँ? तो तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं, जबकि भील जनजाति गुजरात, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश तथा कोट्टा जनजाति तमिलनाडु में रहते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, इसमें क्या निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपको दिल्ली से मुंबई तक जो है ये किया जा रहा है। अब जो सेक्शन आ रहा है विश्व का भूगोल, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया 69 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आपको भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जो है आपको सामरिक सबसे बड़ा देश है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर सी, जो कि है जापान। कौन सा हो जाएगा? जापान।
बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, जिसमें कह रहा है सर्वाधिक उत्तरी दक्षिणी अक्षांशीय लंबाई वाली सीमा वाला देश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जो कि है चिली, इसका करेक्ट आंसर होगा। दक्षिणी अमेरिका देश है जिसकी लंबाई चौड़ाई की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है और उत्तर से दक्षिण औसत लंबाई 2647 मील है, जबकि औसत चौड़ाई केवल 110 मील है। पेरू, बोलाविया एवं ब्राज़ील के साथ यह सीमा बनाती है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 71 की, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपको फिलीपींस। बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है आपको ईरान जो है हो गया सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश। क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश बन गया है? तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है आपको कजाकिस्तान जो है सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश बन गया है। विश्व में यूरेनियम में का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो देश है वो कजाकिस्तान है और विश्व के कुल उत्पादन का 39.3% उत्पादन करता है। विश्व के 70% यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान, कनाडा तथा ऑस्ट्रेलिया मिलकर करते हैं। यद्यपि यूरेनियम का सबसे अधिक भंडारण जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन सेक्शन जो है अर्थव्यवस्था से आ रहा है और इसमें पहला क्वेश्चन जो है 74 नंबर का है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 75 में है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको बी, जो कि है जीडीपी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जीडीपी से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें कह रहा है आपको छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत ग्रामीण विकास की शुरुआत किया गया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 77 की, इसमें कह रहा है कि अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है राजस्थान में। बात करें अंत्योदय कार्यक्रम को जो है वो सर्वप्रथम राजस्थान में किया गया था और इसके तहत गरीब परिवारों को रियायती दर पर यानी 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है। बात कर लेंगे अगला क्वेश्चन जो कि 78 नंबर की है, इसमें कह रहा है वर्ष 2017 में मांस और मांस से निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? तो ये जो है मात्र 5% था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79 को देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा जो है प्रारक्षित भंडार में है कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों। क्यों ई होगा इसके बारे में थोड़ा देख लें। तो देश का विदेशी मुद्रा भंडार 2018-19 में आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 400 अरब डॉलर से अधिक था। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 16 जुलाई 2021 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 612.73 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया था। तो इस प्रकार से इसमें मैचिंग नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 80 की, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नाबार्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 81 में, इसमें कह रहा है ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप जो है दोस्तों वो है आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 82 की, जिसमें कह रहा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रति माह कितनी प्राप्त होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3000 रुपये प्रति माह, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं 83 की, जिसमें कह रहा है समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्यों करेक्ट नंबर ऑप्शन नंबर ई होगा इसके बारे में थोड़ा देख लें। तो कहता है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई
थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जीवन स्तर को सुधारना, सामुदायिक हितों के कार्यों के संपन्न करना, संपूर्ण ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाना, गांव में कुशल नेतृत्व का विकास करना आदि है। योजना आयोग के अनुसार जनता द्वारा स्वयं अपने ही प्रयासों से ग्रामीण जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने का प्रयास ही सामुदायिक विकास कहलाता है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी कथन जो इसमें दिए गए हैं वो सारे सही हो जाते हैं। बात कर लें अगला सेक्शन जो कि है भौतिकी जो है फिजिक्स। बात कर लें इसका पहला क्वेश्चन 84 में जो दिया गया है, दाब का मात्रक क्या होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों करेक्ट, वो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों हो जाएगा तो उसको देख लेते हैं। किसी सतह के एकांत क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं और दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, अतः इसका मात्रक न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। दाब का ऐसा ही मात्रक को पास्कल कहा जाता है। दाब एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब की अगर बात करें तो 10⁵ न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ई सही होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 85 की, इसमें कह रहा है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में कितने समय लगाता है, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। क्यों ऑप्शन नंबर ई होगा तो उसको देख लेते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 150 × 10⁶ किलोमीटर है और प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ किलोमीटर सेकेंड है। अब समय की बात करें तो दूरी बटा चाल होता है और 105 × 10⁻⁶ बटा 3 × 10⁵ पर करें तो 500 सेकेंड होता है। अतः सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग 500 सेकेंड में पहुंचता है, जो कि 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है, जबकि चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.2 सेकंड लगता है, जो कि इस प्रकार से 8 मिनट और 20 सेकंड का कोई भी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर ई हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि दाब जो है अदिश राशि है। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहते हैं, और जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, घनत्व, ताप, कार्य, ऊर्जा, दाब, आवृत्ति, आवेश, विद्युत धारा आदि हैं। वहीं सदिश राशियों की बात कर लें तो उसको वेक्टर क्वांटिटीज को व्यक्त करने के हेतु परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, वेग, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत तीव्रता आदि जो है आपको सदिश राशियां होती हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 87 की, तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है। इसमें क्या पूछा, निम्नलिखित किसकी मात्रक नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विकृति जो है ये किसी की मात्रक नहीं है। इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर जो सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 88 की, तो इसमें कह रहा है कि ध्वनि, वायु में ध्वनि तरंग होता है। क्या कह रहा है, वायु में ध्वनि तरंग होती है कैसी, बिल्कुल जो है वो अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है, अनुदैर्ध्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको करेक्ट आंसर दिया गया है। बात करें ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं क्योंकि ध्वनि तरंग आगे बढ़ने हेतु माध्यम के कण के दिशा की समांतर कंपन करती है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, तो इसमें कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 122 फ़ारेनहाइट होगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90 के, तो इसमें कह रहा है हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, तो हर्ट्ज में जो है आपको नापा जाता है, आपको हर्ट्ज में जो नापा जाता है आवृत्ति। क्या नापा जाता है, आवृत्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 91 की, तो इसमें कह रहा है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एमीटर द्वारा विद्युत धारा नापी जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 92 है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको वाट। क्या हो जाएगा, वाट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे रसायन विज्ञान से। इसका पहला क्वेश्चन नंबर 93 में क्या रहा है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेवोजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 94 में है एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 38 इसका करेक्ट आंसर होगा।
बात करें क्वेश्चन नंबर 95 की, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो गैस दिया ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 में है, पानी का पीएच मान कितना होता है, तो पानी का पीएच मान जो दोस्तों 7 होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये सारे जो है इससे रिलेटेड हैं। तो इसका देख लेते हैं, वे गैस जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय अवरक्त विकिरणों को अवशोषित एवं उत्सर्जित करती है, ग्रीन गैस कहलाती है। उदाहरण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प आदि जो हैं ये ग्रीन हाउस गैसों के संगठन से संबंधित हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की, जिसमें कह रहा है ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है किसमें, तो केरोसिन में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 100 की, तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का बहुलक होता है। बात करें क्वेश्चन नंबर 101 की, तो इसमें क्या रहा ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बात करें क्वेश्चन नंबर 102 की, तो इसमें क्या रहा CO समूह का आबंध क्रम क्या है, क्या कह रहा है CO समूह का आबंध क्रम क्या है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल 3 हो जाए इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जीव विज्ञान एवं पर्यावरण से संबंधित जो क्वेश्चन है वो 103 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है शरीर का तापमान नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो ये आपको हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 104 की, द पुस्तक जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये डार्विन के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक जो चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखी गई है, डार्विन द्वारा 1809 से 1882 प्रस्तुत विकासवाद को प्राकृतिक वारणवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। इनकी पुस्तक का पूरा नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज ऑफ मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रेस इन द स्ट्रगल फॉर लाइफ, ये इनकी पुस्तक का नाम है। बात करें क्वेश्चन नंबर 105 की, जिसमें कह रहा है शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, तो म्यूट्यूअलिज्म, क्या कहते हैं म्यूट्यूअलिज्म, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 106 की, इसमें कह रहा है जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को हम क्या कहते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवास कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी में जो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा जो है इसको बदलती है सौर ऊर्जा एटीपी में। अगला क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन होता है किससे, O2 से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 109 में कह रहा है हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान के किस शाखा के अंतर की जाती है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 110 की, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि विषाणु, उसको वायरस बोलते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 111 की, इसमें कह रहा है मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई होगा। और क्यों होगा इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ई इसका क्यों होगा। तो बात कर ले रहे हैं इसके डिटेल के बारे में, तो मनुष्य के शरीर में प्लीहा या तिल्ली, स्प्लीन, अस्थि मज्जा और आपको थाइमस ग्रंथि आदि लिम्फोसाइट निर्मित करते हैं। यह एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं होती है जिसको WC होती है, जो सूक्ष्म जो कि सुरक्षा तंत्र प्रदान करती है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 112 की, इसमें क्या है निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिलती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो बोलते हैं थायरॉक्सिन में मिलती है आयोडीन। बात करें क्वेश्चन नंबर 113 की,
एड्स किसके कारण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषाणु के कारण जो होता है एड्स होता है। इसके बाद आता है समसामयिकी क्वेश्चन दोस्तों, जो कि पुराने ईयर्स की है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है या इम्पोर्टेंट है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, परंतु हम इस क्वेश्चन में इसको भी हम बता दे रहे हैं। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 114 की। तो इसमें कह रहा है डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर किया था? तो वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तुलसी गबार्ड के द्वारा ये मुकदमा दर्ज किया गया था। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए 115, अ गैलरी ऑफ रास्कल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन 116 में है, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया था? तो ये खुला है दोस्तों हैदराबाद, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 117 में कह रहा है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन सी जो हो जाएगा टोक्यो में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 118 में है, यूनेस्को ने 2018 में के उत्सव को रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसकी कितने साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 150 वर्ष। अगला क्वेश्चन नंबर 119 है, हाल ही में भारत की संसद ने 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिर्णय को समर्थन दिया जिसने 3 तलाक के भेद को असंवैधानिक बना दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 2017। अगला क्वेश्चन नंबर 120 में कह रहा है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजित होने वाला है। तो ये आपको ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर जो है इसका जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी जो है रूस में होने वाला है। कहाँ है दोस्तों इसका? ऑप्शन नंबर ए जो है आपको ब्राज़ील में होने वाला है। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर 121 की बात करें तो मुकुंद पद्मनाभन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाता है आपको सुरेश जो है नंबनाथन हो जाता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 122 को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, उत्तरी कोयल पे। अगला क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थल मेगालिथिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किसी जिले का दौरा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैमूर जिला का किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 124 को देख लें तो हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेशी मंत्रियों की परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश के मेजबान UAE ने गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया था? यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है भारत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 125 में, हाल ही में इसरो और CNSC ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है फ्रांस देश। अगला क्वेश्चन नंबर 126 को देख लेते हैं। पराग्वे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है आपको अनसियन, कौन सा है? अनसीसियन देश जो है वो है इसका आंसर। बात करें क्वेश्चन नंबर 127 की, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA4 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नैरोबी, केन्या में किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 128 है, मार्च 2019 में जास्कर द्वारा भारत सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया है? तो इसका विमोचन दोस्तों किया गया है आपको दूसरा किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 129 की बात करें तो मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रमोद सावंत, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 130 में कह रहा है 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार का विजेता कौन है? या करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यूही ससाकावा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो आपको 131 में है, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? या करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुबई में है। अगला क्वेश्चन नंबर 132 है, योनेक्स ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 के पुरुष एकल के विजेता
कौन बने हैं, तो ये आपको बने हैं केंटो मोमोटा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 133 की। 5 राइनो श्रेणी को राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑफ एशियन राइनोज 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, इसमें है भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और जो है इसमें आपको भूटान को शामिल किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 134 को देख लेते हैं। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप में 25 शतक लगाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है स्टीव स्मिथ हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 135 की, जिसमें कह रहा है जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो कि है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 136 देख लेते हैं। थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने की दौर में कंजर्वेटिव पार्टी में पहले दौर के मतदान के बाद प्रतियोगिता के अंतिम 7 में इन्होंने कौन शामिल नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मार्क हापर जो था इसमें शामिल नहीं था। अगला क्वेश्चन 137 की बात कर लें तो 2019 में गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम के समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि है वेनेजुएला। बात करें क्वेश्चन 138 की, जिसमें कहा सैयद अकबर उद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि कौन था, तो ये आपको था अशोक कुमार मुखर्जी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें क्वेश्चन 139 की। भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का क्या संस्करण है, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा CM3 संस्करण है। बात करें क्वेश्चन नंबर 140 की, तो बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोतिहारी में इसका आयोजन हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर जैसा कि दोस्तों 140 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो आपको आता है गणित एवं मानसिक योग्यता के परीक्षण के लिए। इसमें 10 क्वेश्चन दिया गया दोस्तों। इस 10 क्वेश्चन का हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, आप इसको अपने से सॉल्व करें। अगर परेशानी आए तो इसके लिए आप प्रैक्टिस करें। तो बात कर लें क्वेश्चन नंबर 141 की, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बात करें क्वेश्चन नंबर 142 की, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको। और बात करें क्वेश्चन 143 की, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 144 की, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको दोस्तों। और बात करें क्वेश्चन 145 की, तो इसका 45 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि 9 है। अब इधर देख लेते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लें तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि 8 घंटे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 448 की है तो इसमें कह रहा श्रेणी वाले, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको 148 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 149 है तो 149 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन 150 आता है जिसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जो कि 24 है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने पूरे 150 प्रश्न देखे जो कि 65वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था। उम्मीद है दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।